नमस्कार दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा में बीजेपी सांसद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के उद्देश्य से एक कमेटी बनाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जिसके बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आज के इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कॉमन सिविल कोड जो आया या जो हिंदू में, अरे सबसे सफर तो हिंदुओं ने करनी चाहिए। बिल्कुल बाद में ले आएंगे, मगर ये जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे प्राइवेट मेंबर बिल क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। साथ ही हम समझेंगे कि संविधान में यूसीसी के बारे में क्या क्या प्रावधान है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यूसीसी के बारे में क्या मत है। साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े केस, साहबानो केस और सरला मुदगल केस के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यूसीसी लागू करने का आदेश दिया था। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी पर विपक्ष का क्या मत है। साथ ही पूरी अवधारणा का क्या निष्कर्ष है, उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल क्या है। आपको बता दें, एक सांसद जो मंत्री नहीं है वह प्राइवेट मेंबर होता है। प्राइवेट मेंबर्स द्वारा पेश किए जाने वाले बिलों को प्राइवेट मेंबर बिल्स कहा जाता है, जबकि मंत्रियों द्वारा पेश किए जाने वाले बिलों को सरकारी बिल कहते हैं। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। दरअसल प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट सांसद या उनका स्टाफ तैयार करता है। जो सांसद प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहता है उसे कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होता है। ये नोटिस सदन सचिवालय को देना होता है, जहां सरकारी बिल को किसी भी सदन में पेश करने और चर्चा करने की परमिशन होती है। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल को केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए आपको 3 शब्दों को समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्म क्या है, सिविल क्या है और कोड क्या है। आइए जानते हैं। यूनिफॉर्म का यहाँ मतलब समान शब्द से है, जबकि सिविल का मतलब आपको पता ही है नागरिक होता है, और कोड का मतलब संहिता, यानी समान नागरिक संहिता। अब समझते हैं कि कोड या संहिता क्या होती है। क्या कोड या एक्ट एक ही चीज़ है? दरअसल जब कोई कानून बनता है और वह पारित होता है संसद या राज्य विधानमंडल से, तो पारित होने से पहले वह एक विधेयक होता है। लेकिन जब वो पारित हो जाता है, यानी दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तो वो बनता है एक्ट। एक्ट को ही हम अधिनियम कहते हैं, और एक्ट जिस चीज़ को बनाता है उसे हम लॉ कहते हैं। अब यहाँ एक्ट को कोड कहने का बेसिक मतलब क्या है। पहला, ऐसे कानूनों का या ऐसे नियमों का समुच्चय जिनको एक साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। जैसे एक कानून है आईपीसी, जिसका मतलब है इंडियन पिनल कोड। यहाँ आईपीसी में भी कोड है, यानी आईपीसी एक कोड है, जबकि आईपीसी एक एक्ट भी है, क्योंकि वह एक कानून की तरह पारित हुआ है। आईपीसी 1860 कोड कहने का यहाँ एक और मतलब भी है। आपको पता है हर समाज में बहुत सारे कानून या नियम होते हैं। वो कानून हमेशा लिखे नहीं जाते। अब एक समय के बाद जब चीज़ें जटिल होने लगती हैं, तो हर समाज को लगता है कि अब हमारी बातें लिखित रूप में एकत्रित हो जानी चाहिए। तो लंबे समय से आ रहे अलिखित, मौखिक, अव्यावहारिक नियमों, प्रथाओं, परंपराओं आदि को जब कोई समाज सोचता है कि अब हम इनको लिखकर सिस्टमटाइज कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोडिफिकेशन या संहिताकरण। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 44 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना राज्य का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है एक देश एक शासन। समान नागरिक संहिता धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का एक सेट है, और यह सुनिश्चित करती है कि उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए शासन नियमों का सामान्य समूह है।
जो व्यक्तिगत कानूनों जो धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों के आधार पर बनाए गए हैं उनको बदलने के लिए निर्देशित करता है। ये कानून सार्वजनिक कानून के लिए प्रसिद्ध है और विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव को कवर करता है। आपको बता दें, स्वतंत्र भारत में 1940 में हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें दोनों प्रकार के सदस्य शामिल थे। कुछ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे सदस्य भी थे जो समान नागरिक संहिता को अपनाकर समाज में सुधार करना चाहते थे, पर दूसरे जो मूल रूप से मुस्लिम प्रतिनिधि थे वो व्यक्तिगत कानूनों को कायम रखना चाहते थे, जिसके चलते समान नागरिक संहिता के समर्थकों का संविधान सभा में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा विरोध किया गया था। परिणाम स्वरूप DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के भाग 4 में आर्टिकल 44 के तहत संविधान में केवल एक पंक्ति जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। जैसा कि यह DPSP में शामिल है तो हम DPSP को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड से अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों को लगता है कि उनके व्यक्तिगत कानूनों को निरस्त किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं हिंदू कोड बिल में क्या क्या प्रावधान है। आपको बता दें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के रूप में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधेयकों की एक श्रृंखला को सामूहिक रूप से जाना जाता है। हिंदू कोड बिल में बौद्ध, सिख, जैन और साथ ही हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक संप्रदाय शामिल हैं, जो महिलाओं को तलाक और विरासत के अधिकार की अनुमति देता है और साथ ही जाति को विवाह के लिए अप्रासंगिक मानते हुए द्विविवाह और बहुविवाह को समाप्त करता है। यह बिल मुस्लिम समुदाय पर लागू नहीं होता। UCC के संबंध में केवल 3 शब्द न केवल हमारे देश को प्रभावित करते हैं बल्कि देश को 2 श्रेणियों में विभाजित करने के लिए पर्याप्त हैं, जिसके कारण इस पर निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये 3 शब्द देश को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से अलग करते हैं। आइए समझते हैं आखिर कैसे देश 3 श्रेणियों में विभाजित है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए देश विभाजित है क्योंकि बीजेपी समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का प्रचार करती है और गैर बीजेपी जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो UCC को लागू नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही सामाजिक रूप से देश के साक्षर व्यक्ति जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे और नुकसान का विश्लेषण किया है वो चाहते हैं कि ये कानून लागू हो, तो वहीं दूसरी ओर अनपढ़ लोग जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक दबाव के कारण इसे गलत निर्णय मानते हैं। ठीक इसी प्रकार धार्मिक रूप से बहुसंख्यक हिंदुओं और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के बीच एक अंतर है। आपको बता दें, साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद को समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश दिया था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। पहला मामला था 1985 का शाहबानो केस। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम को मुख्य रूप से शाहबानो केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में 1985 में शाहबानो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ये तब हुआ जब उसके पति ने शादी के 40 साल बाद 3 तलाक देकर उसे तलाक दे दिया और उसके नियमित रखरखाव से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 को लागू करके शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया और यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ ने देखा कि एक समान नागरिक संहिता कानून के प्रति अलग अलग निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगी और इसलिए अदालत ने संसद को UCC बनाने का निर्देश दिया। दूसरा मामला था सरला मुदगल का मामला। यह दूसरा उदाहरण था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से अनुच्छेद 44 के तहत सरकार को निर्देश दिया कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करे। सरला मुदगल बनाम भारत संघ में एक सवाल आया था कि क्या एक हिंदू पति जिसने हिंदू कानून के तहत शादी की हो वो इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है अथवा नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दूसरी शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाना पर्सनल लॉ का दुरुपयोग है। न्यायालय ने आगे कहा कि दूसरी शादी के लिए पहली शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत भंग करना होगा, इसलिए आदमी की पहली शादी अभी भी वैध होगी और हिंदू कानून के तहत उसकी दूसरी शादी उसके धर्मांतरण के बाद हुई है, जो कि धारा 494 के तहत अवैध होगी।
और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के क्लोज 5 के तहत यह एक अपराध होगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ अनुच्छेद 25 को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं आखिर कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने पर अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता को डिफाइन करता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लोगों पर बलपूर्वक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि तब यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। इसी कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ का सह अस्तित्व होना जरूरी है। भारतीय नागरिकों को समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कुछ नहीं बल्कि सभी मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के लिए आधुनिक और प्रगतिशील पहलुओं का समावेश है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं भारत का एक अकेला राज्य गोवा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। आइए समझते हैं। आपको बता दें, आज़ादी के बाद से ही गोवा राज्य ने पुर्तगाली नागरिक संहिता को अपनाया है। इस कोड के तहत एक विवाहित जोड़ा प्रत्येक पति या पत्नी के स्वामित्व वाली और अर्जित की गई सभी संपत्तियों में संयुक्त स्वामित्व होता है। यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चों को पूरी तरह से संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं। संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा उन्हें दिया जाना जरूरी है। आपको बता दें, जिन मुस्लिम व्यक्तियों ने गोवा में अपनी शादी का पंजीकरण कराया है उन्हें बहुविवाह की अनुमति नहीं है। आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता के विपक्ष क्या हैं। भारत में विविधता के कारण कहीं न कहीं एक समान नियम बनाना बहुत कठिन है, लेकिन हमारी सरकार समान नियम बनाने का प्रयास कर रही है। कई समुदाय, मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय, समान नागरिक संहिता को धार्मिक स्वतंत्रता के अपने अधिकारों पर अतिक्रमण के रूप में देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म करेगा, जैसा कि संविधान किसी की भी पसंद के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। पर इतना जरूर है, समान नियमों के संहिताकरण और उनकी बाध्यता से धर्म की स्वतंत्रता का दायरा कम हो सकता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना एक संवेदनशील और कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। अब जानते हैं आज की वीडियो का निष्कर्ष। मेरे दृष्टिकोण के अनुसार एक आदर्श राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के अधिकारों का एक आदर्श रक्षक होगा। इसे अपनाना भारत के लिए एक प्रगतिशील कदम होगा। बदलते समय के साथ और बदलते भारत के साथ सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता उत्पन्न होने की आवश्यकता है, चाहे वे नागरिक किसी भी धर्म के हों। साथ ही एक कानून यह सुनिश्चित करेगा कि सभी के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। साथ ही यह कानून उन मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा जो 3 तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी चीज़ों का शिकार होती हैं। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को भी मजबूत किया जा सकेगा। अब यह देखा जाना बाकी है कि भारत जैसा सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से विविध देश बिना किसी गंभीर प्रभाव के समान नागरिक संहिता को लागू कर सकता है या नहीं। अंत में कुछ सवाल है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नंबर 1, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? नंबर 2, राज्य नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? नंबर 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का निर्देश दिया था? नंबर 5, भारत का ऐसा कौन से राज्य है जहां पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की और भी बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ।